मिला ना, अपमान मिला, और क्या चाहिए। मेरे परिवार, मेरा जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा था, उन्होंने अपने पैरों से रौंद दिया। तारा तो बड़ा बढ़िया सम्मान मिलल बा, हम कनी का बात बा। तो सुबह में पोस्ट भइला, शाम के डिलीट हो गई। क्या खास करके तारे फोटो हुआ डिलीट भइल बा, बाकी रवि किशन जी के और उनका टैटू के फोटो बा। झूठ बोला उनका मान सम्मान रखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिनके मान सम्मान को हम रख रहे हैं, उनके लोग और वो लोग मिलकर मुझे अपमानित करेंगे। मैं ये चीज सोचता हूँ कि मैं टैटू बनवाया, मैं इतना दर्द सहा, इतना भाव दिखाया, भले ही दिखावटी, वो लोग मानते हैं कि मैंने दिखावटी किया है, तो भले ही वायरल होने के लिए, हाँ भले ही मैंने दिखावटी ही किया है, क्योंकि मैं तो हनुमान नहीं हूँ जो सीना चीर कर दिखाऊंगा। अभी हमारे साथ अंकित है, और ये वही अंकित है जिन्होंने भोजपुरी के 3 स्टार का जो है टैटू अपने छाती पर बनवाया हुआ था, और ये वायरल होना चाहते थे और वायरल हो भी गए। शायद यही मानसिकता से बनवाए थे, और पिछली बार हमने वीडियो भी दिखाया था। खैर, ये बनवाए टैटू, और ये जब बोल रहे थे, जब इनका हम लोग इंटरव्यू लिए थे, तो बोले थे कि हम इन तीनों का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री आज खड़ा हुआ है, यही तीनों का बदौलत है। देखिए, इनके छाती पर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मनोज तिवारी है, रवि किशन है, और दिनेश लाल यादव है यहाँ पर, जिसको आप निरहुआ के नाम से जानते हैं। और ये तीनों का टैटू ये बनवाए हुए थे, लेकिन जब ये जाते हैं मिलने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इनके साथ क्या कुछ होता है, चलिए इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले अंकित, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बिल्कुल, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। अच्छा, ये टैटू बनवाए थे, इससे कुछ फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ मैम। क्या फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। पहले हम अपने बिहार में सुकून से रह पाते थे, अब नहीं रह पाते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? राजनीतिक मुद्दा बनाकर मुझे लोग ट्रोल करते हैं, मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अगर कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो सीधे लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, ये लोग तो 3 आदमी सांसद है, अगर ये लोग की नज़र तुम पे पड़ेंगे तो तुम बैठ कर करोगे, तुमको केंद्र में बैठा दिया जाएगा, तुमको विधानसभा में बैठा दिया जाएगा, ये लोग के लिए जॉब तो बाएं हाथ का खेल है। ये बोलकर मुझे अपने बिहार में कहीं भी जॉब नहीं दिया जाता है। और आपको पता है कि मैं राजपूत था, और जब आप इंटरव्यू लेने गई थी तो मैं एक मैरिज हॉल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था, और आज मैं मजदूरी करता हूँ, गिट्टी ईटा बालू ढोता हूँ। मतलब इन तीनों की वजह से, मतलब आज मेरा दुर्दशा वैसा बिहार में कर दिया गया। राजनीतिक मुद्दा, जब आप इंटरव्यू लेने गई थी, आप लोग भी ये चीज़ बोली थी, ये लोग तीनों आदमी बीजेपी के सांसद है, आपने शायद बीजेपी से इंस्पायर होकर बनाया है, आप लोग भी ये शब्द बोली थी, और शायद वही सब शब्दों का प्रकोप है जो आज मेरे साथ ये सब चीज़ हो रहा है। जबकि मैं मीडिया में हमेशा खुलकर बोलता हूँ कि राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और मैंने राजनीति के उद्देश्य से इन तीनों भाइयों का नहीं बनवाया था। मैं तो इनको अपने मन का राम लक्ष्मण भरत मानता था, और अपने आप को शत्रुघ्न मानता था। एक भाव था इनके लिए, और आज ये भाव ऐसा साबित हुआ जो अब इच्छा नहीं करता ना कि मैं किसी को टैटू दिखाऊं या फिर मुझे कोई टैटू बॉय के नाम से बुलाए। देखिए, पहले ये जो है इस तरीके ऐसा ही कुछ गेटअप में आते थे, पूरा ये खोल कर दिखाया करते थे, लेकिन अब जो है ये कहीं ना कहीं आपको छिपाना पड़ रहा है। बिल्कुल छिपाना पड़ रहा है, और अब मैं छिपाना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले गर्व से कहता था कि मैं इन तीनों भाइयों का फैंस हूँ, मैं इन तीनों भाइयों का भाई हूँ। लेकिन जब मैं गोरखपुर गया और वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ, और वहाँ से आने के बाद ये सब मेरे मन का जो भ्रम था वो सब टूट गया। आप तो बड़ा अंकित गर्व से कहते थे कि ये जो है भोजपुरी को खड़ा किए हैं, भोजपुरी जो है इन्हीं के बदौलत है, इनको अपने छाती पर छपवा कर हम कहीं ना कहीं जो है बिहार को संदेश देना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश दे दिया आप? संदेश तो हम दिए थे, जितना मेरा हुआ हम तो संदेश भी दिए थे, लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे थे, लोग मान भी रहे थे इस चीज़ को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिसके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ उनके पास जाऊँगा तो मेरे साथ वैसा कुछ होगा। एक आप द्वापर युग की कथा है, सुने होंगे, कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा जी उनके बचपन के दोस्त थे, और अपनी बीवी के बार बार कहने पे वो कृष्ण के दरबार में जाते हैं, लेकिन कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा थे, और उनको पता चलता है कि सुदामा आते हैं, अपने आसन से खुले पैर वो उठ के उनको जाकर गले लगाते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। मैंने भी ऐसा भाव अपने मन में रखा था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा वो लोग करेंगे, लेकिन उसका विपरीत हुआ। और जब मैं वहाँ से आया था तो ये सब बात मैं मीडिया में नहीं बोलता था, और मैंने एक बाइट आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये शब्द बोला है कि मैं गया था वहाँ पे, मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया गया है, मेरे भैया ने मुझको गले लगाया है, मेरे साथ फोटो खिंचवाया है। किसने कौन सा? मैंने रवि किशन भैया के बारे में बोला था कि मैं गोरखपुर गया था तो रवि किशन भी हमको सम्मान दिए हैं, हमको सहवासन दिए हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए हैं। मैंने झूठ बोला उनका मान सम्मान रखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिनके मान सम्मान को हम रख रहे हैं उनके लोग और वो लोग मिलकर मुझे अपमानित करेंगे। आप अभी 2 दिन पहले देखिए होंगे। क्या अपमानित किए आपको?
जैसे अभी मैं गोरखपुर गया था, वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ तो मैंने उस चीज़ को मीडिया से वंचित रखा, मैंने मीडिया में उस चीज़ को नहीं बोला, मैंने लोगों को ये बताया कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, उन्होंने मेरा सत्कार किया है, हमको सम्मान दिया है। लेकिन क्या हुआ कि इसी चीज़ का मतलब एक नहीं होता है कि आप किसी की गलती को छिपाओ तो वो गलती पे गलती करते जाते हैं। अभी मैं नवरात्र का फास्टिंग पे था और आपको पता है कि मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में ज़्यादा ये करता हूँ, तो नवरात्र का था। नवरात्र के तीसरे पूजा के दिन एक कोई पटना का चाहे कहीं का लड़का है जिन्होंने रवि किशन जी का टैटू हाथ पे बनवाया है, और उसने उन सभी जितने भी उनके टीम के लोग थे ना, सब लोगों ने उनका फ़ोटो शेयर किया था, जबकि मेरा नहीं किया गया था, उन लोगों का किया था। जब किया गया था तो मैंने उस पर कमेंट्स किया कि आज मुझे पता चला कि यहाँ पे किसी की भावनाओं का कद्र नहीं है, यहाँ तो कद्र पद का, पहनावे का और शक्ल का है। मैंने वहाँ पे ये कमेंट्स किया था। वो कमेंट्स करके उनके कुछ टीम के लोग हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस तरह की कमेंट्स करने की। क्या तुम किसी को एग्रीमेंट करके रखे हो जो तुमसे पूछ कर लोग पोस्ट करेगा, तुमसे नहीं पूछ कर पोस्ट करेगा? तो मैंने बोला कि भैया मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम हमें पोस्ट करो, हमें वायरल करो। मैं तो मुझे जो लगा मैं वहाँ पे कमेंट्स कर दिया, ये शब्द बोला मैं। और उसके 10 मिनट बाद सभी लोग पोस्ट को एडिट करके वहाँ पे मेरा फोटो लगाते हैं और उसके बाद उस लड़के का हाथ का फोटो लगाते हैं, उसके बाद रवि किशन जी का फोटो लगाते हैं। मैं यहाँ पे आप जो वीडियो आप चल रहा होगा आप स्क्रीन पे देखिएगा, जो पोस्ट है वो हुआ था। और मैं बहुत खुश हुआ कि चलिए कम से कम इतना होने के बावजूद भी लोग मुझे सम्मान दिए। मैंने क्या किया कि उसका स्क्रीनशॉट लिया और जितने भी मुझे ट्रोल करने वाले लोग थे, मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरे घर के लोग थे, मैंने सबको भेजा। सब लोग देखकर खुश हुए कि चलो कम से कम उस समय नहीं लेकिन अभी तो कम से कम तुम्हें सम्मान मिल रहा है। बहुत उस दिन मैं खुश था और मतलब खुशी का इतना ठिकाना क्या था उस दिन मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश था उस दिन। लेकिन जैसे ही शाम होता है और मैं नवरात्र के फास्टिंग पे था और मैं पाठ करने मंदिर गया था, जब मंदिर से आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे फ़ोन पे 20-25 कॉल आए हैं। जब मैंने कॉल बैक किया तो लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं कि का हो भाई तारा तो बड़ा बढ़िया सामान मिलल बा। हम कहनी का बात बा? तो सुबह में पोस्ट भइला, शाम के डिलीट हो गई। क्या खास करके तारे फोटो हुआ डिलीट भइल बा, बाकी रवि किशन जी के और उनका टैटू के फोटो बा, लेकिन तार फोटो डिलीट भइल बा। कि तारा तो लोग बहुत बढ़िया सामान देले बा। अब अगर दूसरे लोग बोले ये शब्द तो थोड़ा सा लगता है कि चलो ये लोग मुझे ट्रोल करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब अपने रिश्तेदार अपने घर के लोग बोले तो वो चीज़ दिल से लगता है। तो मैंने जब पोस्ट चेक किया तो वहाँ पे मेरा फोटो डिलीट था। तो मैंने जिसने वहाँ पे वो शेयर किया था वो 3 आईडी से शेयर हुआ था, मेगा स्टार रवि किशन और रवि किशन समर्थक पन्नेलाल पासवान, अनुराग त्रिपाठी जी और एक केसरी पांडे जी। और केसरी पांडे जी का पोस्ट अभी भी वहाँ पे केसरी पांडे जी ने डिलीट नहीं किया, बाकी 4 आईडी से डिलीट कर दिया गया। जब मैंने पन्नेलाल जी को कॉल किया और मैंने इसका वजह पूछा तो पन्नेलाल जी बोले कि आपके फोटो को डिलीट करने का आदेश ऊपर से आया था। अच्छा, और रवि किशन किए होंगे जो भी था। तो अब मैं पन्नेलाल जी से ये चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर ऊपर से आदेश देने वाला था कौन? और जब मैंने इस चीज का स्क्रीन शॉट फेसबुक पे अपलोड किया, वहाँ पे रवि किशन भैया को मेंशन किया और मैंने इस चीज़ का जवाब पूछा तो रवि किशन भैया वहाँ पे आके साफ शब्दों में कमेंट्स किए हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा, दिख रहा है। वो साफ शब्दों में कमेंट्स किए हैं कि 6 तारीख को तुम गोरखपुर मिलो, सीधे आओ, किसी से बात मत करो। ऐसा क्यों कहे कि किसी से बात मुझे नहीं पता। जब मैं गोरखपुर गया था, उनके घर पे गया था, उनके सर्किट हाउस मुख्यमंत्री आवास उसके अंदर उनका एनेक्सी भवन है जहाँ पे उनका जनता दरबार लगता है, मैं वहाँ पे गया था और मैंने सारे लोकेशन पे मैं गया था, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिलने दिया गया। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो वो बोले कि सीधे गोरखपुर आओ और किसी से बात मत करो, तो जब मुझे वहाँ पे ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ना कोई लोकेशन बताया गया है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, किससे बात करूँ? और जब जिस दिन वो कमेंटबाजी चल रहा था फेसबुक पे, ये 2 दिन पहले की बात है, उसी दिन गोरखपुर के बहुत सारे लोग, कुशीनगर के बहुत सारे लोग मेरे मैसेंजर पे मैसेज किए हैं कि कॉल मी। मैंने सभी लोगों को एक ही बात जवाब दिया है कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि मतलब कमेंट्स में रवि किशन जी लिखे हैं कि सीधे आओ, बात मत करो। जब वो मना किए हैं तो मैं किसी से कैसे बात कर सकता हूँ? फिर वो लोग मेरे पेज से नंबर निकाल के हमको कॉल किए और बोले कि सांसद जी तो ऐसे नहीं, आपके साथ कैसे, ऐसे क्यों किया गया? तो मैंने बोला कि आज मैं 3 दिन से इस चीज़ के लिए बोल रहा हूं और मैंने स्क्रीनशॉट वहां पे अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं ना कि मैं झूठ। फिर पता नहीं किन से लोग फ़ोन से बात किए, क्या किए, और मुझे एनेक्सी भवन में ले गया। मैं गया वहां पे और एनेक्सी भवन में जाकर बैठा। मैं वहां पे 1:30 बजे 9:30 के गए मतलब 1:30 बजे तक वहाँ इंतज़ार किया, लेकिन भैया वहाँ पे नहीं आए। और उनके जो PIO हैं
पवन दुबे जी वो आए और बोले कि भैया आप किसी से भी मिल पाएंगे तो मंडे को मिल पाएंगे, लेकिन आप बिहार से आए हैं और आप भैया के लिए इतना कुछ किए हैं तो मैं आज शाम को आपको भैया से मिलवा दूंगा कि आप मुझे 5 बजे कॉल कीजिएगा। मैंने 5 बजे कॉल किया और वो बोले कि आज भैया आपसे नहीं मिल सकते हैं, आज भैया का कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम है, आज भैया वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, कल सुबह आपको मिलवा देंगे। फिर मैंने कल सुबह फ़ोन किया उनको तो वो बोले कि भैया घोसी चल गए हैं, भैया से आप रात को मिल सकते हैं। घोसी में उस दिन मनोज तिवारी जी वो सब लोग आए थे। यानी कि किसी न किसी बहाने से हाँ, टालते गए। और लास्ट में जब 5 दिन बीत गए तो मैंने गुस्से में आकर पवन दुबे जी को कॉल किया और बोला कि भैया अब बहुत हो गया, अब मैं बिहार लौट रहा हूँ और अब मुझे नहीं मिला ना, अपमान मिला और क्या चाहिए। मेरे परिवार, मेरा जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा था उन्होंने अपने पैरों से रौंद दिया और क्या मिला मुझे। अब क्या बोलना चाहिए इन स्टार्स के बारे में? मैं अभी भी वही शब्द दोहराऊंगा कि जैसा मेरे साथ किया गया है अगर मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं टैटू बनवाया, मैं इतना दर्द सहा, इतना भाव दिखाया, भले ही दिखावटी, वो लोग मानते हैं कि मैंने दिखावटी किया है तो भले ही वायरल होने के लिए, हाँ भले ही मैंने दिखावटी ही किया है, क्योंकि मैं तो हनुमान नहीं हूँ मुझे सीना चीर कर दिखाऊंगा कि मैं किसको दिल में बैठाया हूँ। लेकिन अगर वो लोग मानते हैं कि मैं दिखावटी किया हूँ तो दिखावटी ही सही, आप भी थोड़ी देर के लिए दिखावटी कर देते ना। सहारा स्टेट में उनका शूट चल रहा था, वहाँ पे सुशील सिंह जी, बहुत सारे लोग भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेस लोग आए थे, सब लोग से मैंने मिला और वहीं पे मैं यहाँ बैठा था और ये सामने जो आपकी बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे उनका केबिन था जिस केबिन में वो बैठे थे और मैं सामने बैठा था, वो केबिन में थे। मैं 11:30 बजे गया और मुझे बोला गया कि भैया लंच कर रहे हैं, तो मैं बैठ गया और भैया के घर से लंच 1:30 बजे आया। भैया लंच कर रहे हैं लेकिन लंच 1:30 बजे आया और हम वहीं पे बैठे थे, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, फिर मैं भावुक होकर वहाँ से रोने लगा और वहाँ से उठ के मैं सहारा स्टेट से बाहर सड़क पे आ गया। जब सड़क पे आ रहा तो पवन दुबे जी उस रास्ते से गुजर रहे थे और मैं वहाँ पे खड़े होकर रो रहा था। उनकी नज़र फिर हम पे पड़ती है और मुझे फिर सहारा स्टेट में ले जाकर बैठा देते हैं और बार बार हम रो रहे हैं और बार बार हम बोल रहे हैं कि शायद मेरे साथ बिल्कुल भरत जी का जैसा व्यवहार हो रहा है। भरत जी भी अपने भाई के लिए रो रहे थे और वो भरत मिलाप करने गए थे और उसके बाद वो 14 वर्ष बाद राम जी से मिले थे और हो सकता है मेरे साथ भी, मेरे नसीब में भी ये चीज़ होगा तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर लूँगा और मैं भी जब भैया चाहेंगे तभी मैं भैया से मिलूँगा। और मुझको वहाँ पे कुर्सी पे बैठा दिए और किसी को वो बोले कि भाई को हिचकी आ रहा है, भाई बहुत भावुक होकर रो रहे हैं, आप इनको 1 गिलास पानी पिलाइए। मैम वहाँ पे मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाया गया, 1 गिलास वहाँ पे मुझे कोई पानी नहीं दिया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा गला सूखता है तो आप लोग मुझे 1 गिलास पानी पिला देते हैं कि पानी पी लीजिए उसके बाद आप बात कीजिएगा। मैं रो रहा था और कड़क धूप में मैं बैठा था, लेकिन ऐसा व्यवहार 1 गिलास पानी तक नहीं दिया गया। और उसके बाद जब पवन दुबे जी वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पे 2 आदमी खड़े थे, उनके बहुत नज़दीकी है, बहुत करीबी हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर सांसद जी ना हो, उनके अनुपस्थिति में सारा कार्यभार वही लोग संभालते हैं और वो लोग थे वहाँ पे। सांसद जी उनको बोल कर गए कि आप इनको, सांसद जी भैया शॉट देकर निकलेंगे तो इनको मिलवा दीजिएगा। मैं कुर्सी पर बैठ के रो रहा हूँ और वो लोग भी वहाँ से उठ के चले गए और बोले कि मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ।